हेलो डियर फ्रेंड, अगेन वेलकम टू आवर चैनल KNN ट्यूटोरियल। तो हम लोग जो है CTP के सारे क्लासेस कंटिन्यू करते हुए आज CTP का हम लोग लास्ट क्लास लेने वाले हैं, जो कि लर्निंग टॉपिक के ऊपर ही होगा। और एक क्लास टॉपिक हमारा बच रहा है जिसका नाम है टीचिंग या फिर शिक्षण। उसको भी हम लोग इसी क्लास में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले लर्निंग की जो थ्योरीज थी उसको देख लिया था। लर्निंग के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ हम लोगों को चाहिए थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक बच जाता है जिसका नाम है लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अधिगम स्थानांतरण, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उसके बारे में कि लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो बेसिकली इसको अगर हम लोगों को ऐसे जनरली अगर बोलना चाहे तो जैसे पहले से सीखी हुई ज्ञान को या फिर किसी एक विषय में सीखी हुई ज्ञान को दूसरे विषय में यूज करना उस ज्ञान का, इसी को हम लोग लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं, मान लीजिए कि आप लोगों के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो हर एक सब्जेक्ट्स का जो है अपना अपना नॉलेज होता है, अपनी अपनी जानकारी होता है, और उसको पढ़ने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। परंतु एक विषय में सीखी हुई जानकारी को हम लोग दूसरे विषय में ज़रूर यूज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर गणित का ही उदाहरण ले लें और हम लोग विज्ञान का उदाहरण ले लेते हैं, तो गणित और विज्ञान जो होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जो भी गणित की जानकारियाँ हैं, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुणा, भाग, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग LCM सीखते हैं जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसी प्रकार से HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, ये सारी चीज़ों को हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप 10th क्लास में देखे होंगे तो उस पर हमारा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स का जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के जो आते हैं, वो एक टॉपिक है हमारे पास। उस पे हम लोग कहीं ना कहीं साइंस का यूज करते हैं। और विज्ञान का एक टॉपिक है जिसका नाम है मोशन, उस पे हम लोग मैथ का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कि हमारे पास एक हम लोग मैथ का टॉपिक ले रहे हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन या फिर 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग ले लें, तो उस पर हमारा जो होता है वो गति वाला कुछ इक्वेशन बनाने के लिए आता है। उस पर हम लोगों को कहीं ना कहीं स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीड का जब तक हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो स्पीड की जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है, तो वो हमें मिलती है विज्ञान से, विज्ञान के एक पार्ट फिजिक्स से। तो फिजिक्स से हम लोगों को वो जानकारी मिल रही है, तभी जा कर के हम लोग उसको मैथ में यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी जानकारी हम लोगों ने साइंस विषय में प्राप्त की थी, उस विषय की जानकारी को हम लोग गणित में यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सीखे हुए ज्ञान का दूसरे विषय में हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग कह देते हैं अधिगम स्थानांतरण या फिर लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं डिटेल में तो इसको ज़रूर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। उसी प्रकार से हमारे पास आता है एक ब्लूम का शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण, या फिर जो भी हमारी लर्निंग या फिर सीखने की जो उद्देश्य है, सीखने के जो हमारी इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ के बारे में लेकर के एक हमारे मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है ब्लूम्स। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्गीकरण किया था जो भी हमारे सीखने के उद्देश्य हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया था, 3 पक्ष को लेकर के। पहला था इनका ज्ञानात्मक पक्ष जिसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। दूसरा है भावात्मक पक्ष जिसको हम लोग बोल देते हैं तो भावात्मक पक्ष को हम लोग कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। और इसके बाद आ जाता है एक क्रियात्मक पक्ष जिसको हम लोग कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है ज्ञानात्मक पक्ष या फिर कॉग्निटिव डोमेन। और एग्ज़ाम में भी यही सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए। जो अफेक्टिव डोमेन होते हैं और साइकोमोटर डोमेन होते हैं उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
बट हमारे लिए जो कॉग्निटिव डोमेन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी कॉग्निटिव डोमेन को ही क्लियर करना चाहेंगे कि क्या है इसमें। तो जैसे कि ज्ञानात्मक पक्ष है, इसको ब्लूम ने दिया था 1956 में, इसको दिया था। तो इन्होंने इसमें 6 प्रकार के स्टेजेस के बारे में बात किया था, और वो स्टेजेस कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कह देते हैं नॉलेज। उसके बाद है एनालिसिस, देन फिर उसका अनुप्रयोग यानी कि जो भी उसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसको, जिसको हम लोग आगे क्लियरली देखेंगे। फिर है भावात्मक पक्ष, इसको हम लोग के क्रथवाल और मारिया ने दिया था 1964 में। इसमें इन्होंने 5 टाइप्स के जो बताए थे, इसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अभिग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चरित्र निर्माण के ऊपर इन्होंने बात किया था। उसी प्रकार से क्रियात्मक पक्ष को सिम्पसन ने दिया था 1969 में, और इन्होंने अनुकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, कौशल निर्माण और कार्य करने पर बल दिया था। तो आइए देख लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 1956 में ब्लूम्स ने दिया था हम लोगों को कॉग्निटिव डोमेन के लिए एक लर्निंग के उद्देश्यों को किस प्रकार पूर्ति हम लोग करते हैं उसके बारे में एक इन्होंने थ्योरी दिया था, जिसको हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1956 में आया था, तब वो संज्ञा के रूप में था, नाउन फॉर्म में उन्होंने दिया था। लेकिन 2001 में इसको संशोधित कर दिया जाता है, और जिस प्रकार ये पहले संज्ञा के फॉर्म में था उसको फिर इन्होंने क्या कर दिया, इसको वर्ब फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसमें क्या था, जो सबसे पहला ज्ञान जो होता है, जिसको हम लोग प्राथमिक ज्ञान कहते हैं, वो होता है नॉलेज। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, देन फिर एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन आता है। नॉलेज में क्या होता है कि जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो नॉलेज के अंदर आ जाते हैं। जो भी हमारे अंदर ज्ञान जो आते हैं उसको हम लोग अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जब उस ज्ञान को हम लोग अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तब उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के स्टेज में जाने के बाद उस ज्ञान को हम लोग यूज करते हैं। उस ज्ञान का हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, उस ज्ञान के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जब उस ज्ञान को हम लोग अच्छी प्रकार से उस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब उस ज्ञान का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं किसी अन्य क्षेत्र में या फिर अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में। जब एप्लीकेशन हम लोग अपना जो भी कार्य था उसका एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं, तब फिर उस कार्य के बारे में हम लोग विश्लेषण करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, और जो भी विश्लेषण हम लोग किए हैं उसके बारे में संश्लेषण करते हैं यानी कि सिंथेसिस करते हैं, और लास्ट में जो भी हमारे द्वारा किया गया है उसको इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो हमारा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ये जो 3 कैटेगरी आए हैं, इसको हम लोग लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोलते हैं। ये लोअर ऑर्डर में आते हैं, जबकि एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमारी है। और ये आप लोग बिल्कुल याद करिएगा, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है कि कौन सा हमारा हायर ऑर्डर का थिंकिंग स्किल है और कौन सा लोअर ऑर्डर का थिंकिंग स्किल है। तो जब इसको 2001 में वर्ब फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया, तब क्या किया गया, सारी चीज़ें जैसी थी एज इट इज़ थी, लेकिन जो इवैल्यूएशन था उसको हम लोग सेकेंड हाईएस्ट में रख दिया गया, और सिंथेसिस को क्रिएट बना दिया गया और उसको हाईएस्ट पोजीशन पर डाल दिया गया, जैसा कि आप लोगों को यहाँ क्लियरली दिख रहा है। तो पहले जिस प्रकार से नॉलेज जो था वो हमारा ज्ञान था, उसको यहाँ पर रिमेंबर यानी कि याद करना बना दिया गया। कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया गया, यानी कि जो भी हमारा जानकारियाँ थी उसको यहाँ पर समझने के द्वारा रूपांतरित कर दिया गया। एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया गया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया गया, इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट कर दिया गया, और सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया गया। तो ये जो था, ये हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको अच्छी प्रकार से आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। जो ऊपर बताए गए हैं उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप लोग एक बार और देख सकते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरली समझ में आए।
नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टीचिंग, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस सेक्शन में। सीडीपी का ये लास्ट क्लास है। तो शिक्षण में क्या करते हैं हम लोग, शिक्षण के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो शिक्षण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक औपचारिक शिक्षण और एक अनौपचारिक शिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण में क्या होता है कि एक क्लासरूम के अंदर एक विधि व्यवस्था के साथ आप लोगों को एक समय सारणी के साथ जहाँ पर आपको शिक्षण प्रदान किया जा रहा है वो हमारा औपचारिक शिक्षण हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप लोग के लिए कोई विधि व्यवस्था नहीं बनाई गई है, वो अनायास ही आप अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, अपने माता पिता से सीख रहे हैं, तो ये हमारा अनौपचारिक शिक्षण के कैटेगरी में आता है। औपचारिक शिक्षण के केस में क्या होता है कि जो भी आपका शिक्षक होगा वो आपसे ज़्यादा जानकार होना चाहिए, आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन धारी होना चाहिए, वो आपसे ज़्यादा बड़ा एज का होना चाहिए। परंतु औपचारिक शिक्षण के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो आपका सामने वाला है, यदि वो उस विषय में आपसे ज़्यादा जानता है तो वो आपको नई जानकारी दे सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है कि वो व्यक्ति को आपसे ज़्यादा जानकार होना ही होगा, आपको आपसे ज़्यादा उम्र का उसे होना ही होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको वो दे सकता है। तो ये होता है औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण। नेक्स्ट है जब हम लोगों का टीचिंग प्रोसेस, यानी कि जब शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। बहुत सारे इसको बोलते हैं द्विमुखी प्रक्रिया होती है, परंतु अगर वर्तमान साइकोलॉजी के अनुसार हम लोग इसको जानने का प्रयास करें तो ये जो टीचिंग प्रोसेस होता है ये हमारी त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, जिसमें तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। पहला होता है स्टूडेंट, यानी कि जिसको पढ़ाया जा रहा है वो, दूसरा है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, और तीसरा होता है टीचर। तो टीचर जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में वो अच्छी प्रकार से बनाता है। तो एक टीचर का क्या क्या गुण होना चाहिए, तो टीचर का गुण होना चाहिए कि वो टीचर जो है किसी विषय को पढ़ा रहा है तो उस विषय में उसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो बोलने का बोलने की जो तरीके हैं वो सही होनी चाहिए, उसको बहुत सारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जानकारी होनी चाहिए और उसे शिक्षण विधियों की अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो मोटे मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं जो शिक्षक में होनी चाहिए, ये सारे गुण होते हैं। दूसरा है स्टूडेंट, यानी कि जो विद्यार्थी है उस पे किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो विद्यार्थी को जो है एकदम चंचल स्वभाव का होना चाहिए। यदि उसे कोई भी जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए, उसे अपने क्लास में एक्टिव होना चाहिए, चीज़ों को लेकर के निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। दूसरा है उस छात्र में किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए उसमें मोटिवेशन होना, आंतरिक अभिप्रेरणा होना का भी आवश्यक होता है। फिर आ जाता है करिकुलम, यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है किसी भी लर्निंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसी से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर बन पाती है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो वो लचीला होना चाहिए, जिस प्रकार के बालक है उसके अनुरूप उसे ढल जाने की उसमें एक लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे वो हर प्रकार के बच्चे के लिए प्रभावी सिद्ध हो। दूसरा है कि पाठ्यक्रम में हर एक चीज़ के विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि बालक का सिर्फ मानसिक विकास ही हो रहा हो, परंतु इसके साथ ही साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जिस करिकुलम के द्वारा हो रहा है हम लोग उस करिकुलम को बेस्ट मानेंगे। तो ये था हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो ये तीन एस्पेक्ट होते हैं जिसको हम त्रिमुखी प्रक्रिया कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल एकदम दिमाग पे बिठा लेना है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ थ्री ट्रायल या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्रायंगुलर प्रोसेस है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहीं तक था आज हमारा सीडीपी का क्लास जो हम लोग ले रहे थे। यहाँ का जो सेशन था यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सिलेबस के साथ और एक
नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक आप लोग बने रहिएगा हमारे इस चैनल के इंडियन ट्यूटोरियल पर और हमारा साथ इसी प्रकार देते रहिएगा। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को समझ में आया है, पसंद आया है और ये थोड़ी सी भी आप लोग के लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।